हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा, हमने DT+B TGT सोशल साइंस की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें जो भी DT+B द्वारा SST के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ, और आप लोगों ने लास्ट वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखेंगे उस वीडियो को, क्योंकि आज मैं क्या करूँगी, उसी के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को स्टार्ट करूँगी। मतलब लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करे थे, तो आज मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये सीरीज़ हमारी क्या रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी, ताकि आप लोग के लैंग्वेज बैरियर ना बने। तो जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आप भूल जाते हैं, तो उन्हें आप नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे। और इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस क्या कर रहा है, DT+B पूछ रहा है। और आप सिलेबस को ज़रूर एक बार देखें। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप कमेंट में मेंशन कर देंगे, मैं सिलेबस के ऊपर वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट, आपको पैटर्न पता चल रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं कि आप क्या करेंगे, नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए और उन्हें आप एक दो बार ज़रूर देखेंगे, ताकि वो क्या हो जाए, आपकी मेमोरी में अच्छे से वो हो जाए। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। और चलते हैं फिर आज क्वेश्चन नंबर 21 अपना सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करती जा रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखेंगे, और आप एक बार, दो बार, 3 बार वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ताकि जो क्वेश्चंस हैं, आपको पता है SST के क्वेश्चंस आप जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपको ये क्या होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स गेव अ सोशल थ्योरी विच लिंक, मतलब कार्ल मार्क्स ने जो एक थ्योरी दी थी जिसका क्या नाम था, सामाजिक सिद्धांत, वो किसको जोड़ता है, इकोनॉमिक्स को यानी अर्थशास्त्र को, पॉलिटिक्स यानी राजनीति को जोड़ता है, या फिर हिस्ट्री यानी इतिहास को। ऑप्शंस है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड, यानी कि तीनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो कार्ल मार्क्स, जिनका मतलब कि लाइफ स्पैन कब तक का था, 1818 से 82 तक का, ने एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत दिया जो अर्थशास्त्र, राजनीति एवं इतिहास को जोड़ता है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतवादी थे, जिन्होंने आधुनिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। 1864 में कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की थी। उन्होंने 3 साल बाद दास कैपिटल की पहली संस्करण भी क्या करी थी, प्रकाशित करी थी। तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। एंड 1845 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने मिलकर द होली फादर किताब लिखी, तथा इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन भी निकाला था। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग, इसमें यह है कि जो संपत्ति होती है उसमें पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए, स्वामित्व रहेगा। और मार्क्सवादी समाजवाद का मानना है कि सर्वहारा वर्ग हिंसक क्रांति के द्वारा समाजवाद को प्राप्त कर सकता है। विकासवादी समाजवाद क्रांति में विश्वास नहीं करता है और समाजवाद को शांतिप्रिय तरीके से प्राप्त करना चाहता है। विकासवादियों का विश्वास संशोधित प्रजातंत्र से, और वे सामाजिक परिवर्तन मतदान के माध्यम से लाना चाहते हैं। इसलिए क्या हमारा दोनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्ल्स फ्यूरियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी चार्ल्स फ्यूरियर के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ही बिलीव इन द पोटेंसी ऑफ बिग इंडस्ट्री, यानी पोटेंशियल जो है बड़े उद्योग की शक्ति में विश्वास करते थे चार्ल्स फ्यूरियर। या फिर हिज प्रिंसिपल इंटरेस्ट वॉज इन मेकिंग वर्क पीजेंट फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी उनका क्या मुख्य कारण था कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य को क्या किया जाए, सुखद बनाया जाए। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, या फिर नीदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चार्ल्स फ्यूरियर, जिनका लाइफ स्पैन 1772 से
1937 तक था। फ्रांसीसी समाजवादी सिद्धांतकार थे। तो अगर आप देख रहे होंगे कि आज के जितने मैंने 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करे वो सारे किससे रिलेटेड हैं, जो भी हमारे फिलोसफर हैं, सोशलिस्ट हैं, उनसे रिलेटेड हैं। तो आप ये टॉपिक अच्छे से देख के जाएंगे, या फिर जो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं मैं आपको करा रही हूँ PYQ के थ्रू, आप इनको क्या करेंगे, नोट डाउन करोगे, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे और इन्हीं को रिपीट करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे चांसेस है कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएँ। तो ये क्या थे, फ्रांसीसी समाजवादी थे, आपको पता होगा। और जो भी मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में बताया वो कौन थे, जर्मन फिलोसफर थे, जिन्होंने उत्पादकों के सांप्रदायिक संघों के आधार पर समाज के पुनर्निर्माण की वकालत की। ये प्रारंभिक समाजवादी विचारक थे और यूरोपीय समाजवाद के संस्थापकों में से एक थे। उनकी मुख्य रुचि औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्य सुखद बनाने में थी। ये बड़े उद्योगों की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, अतः सिर्फ बी वाला पार्ट क्या हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। वर्ल्ड वॉर 1 वॉज एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ डैश, यानी जो प्रथम विश्व था वो कौन सी ट्रीटी से ख़त्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ रोम, वर्साइल, या फिर पोस्टमाउथ, या फिर वॉशिंगटन। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज़ क्या की जाती हैं, फ्रांस के साथ की जाती हैं, उस पर थोप दी जाती है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, एक वन ऑफ द मेन कारण भी बनता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो ये क्या था, वन ऑफ द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, जो किसके साथ की जाती है, फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस को ही इस वर्ल्ड वॉर 1 का मेन रीज़न माना जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, आपसे ईयर भी पूछ लेते हैं। वर्साई की संधि द्वारा समाप्त किया गया। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को इम्पीरियल जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके पहले पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को हो चुका था। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मन सेना को निहत्था कर दिया गया, जबकि अन्य ने पराजित राष्ट्र से क्षेत्र, जनसंख्या और आर्थिक संसाधन छीन लिए तथा उसे युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करने और मुआवजा देने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया गया था। इस संधि के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी माना जाता है। मैंने क्या बोला अभी आपको कि वर्ल्ड वॉर 2 का भी इसको क्या बोला जाता है, वन ऑफ द मेन रीज़न बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी की गई थी विद रिस्पेक्ट ऑफ जर्मनी हु परसुएडेड Yugoslavia to cede the port of Fiume and acquire it in 1924। किसने यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में से हासिल कर लिया था। ऑप्शन है हमारे पास, अडोल्फ हिटलर ने, जोसेफ स्टालिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने, या फिर बेनिटो मुसोलिनी ने। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बेनिटो मुसोलिनी, जिनका लाइफ टाइम क्या था 1883 से 1945 तक, ये यूगोस्लाविया को फ्यूम के बंदरगाह को सौंपने के लिए राजी किया और 1924 में इसे हासिल कर लिया। यह इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वो फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में प्रमुख व्यक्ति था। इन्होंने 1922 से 25 तक प्रधानमंत्री के रूप में और 1925 से 43 तक फांसीवादी तानाशाह एल ड्यूस के रूप में इटली पर शासन किया था। तो जो फासिज्म आया था इटली में वो किसके द्वारा आया था, बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका यहाँ पे ईयर भी दे रखा है 1925 से 1943 तक इसने क्या किया था, तानाशाही करी थी, कहाँ पर, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनिशियली वॉज कन्फर्म टू डैश, यानी शुरुआत में विश्व युद्ध डैश तक ही सीमित था। कहाँ तक, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, या फिर यूरोप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध यूरोप तक ही सीमित था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का आरंभ 1914 ई में ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या के तुरंत ही शुरू हो गया था। और यह युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे, और 1917 के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी इस युद्ध को क्या किया था, ज्वाइन कर लिया था। किसके साथ, जो मित्र देश थे, यानी अलाइड पावर थी जो। और
केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देश जो सेंट्रल पावर थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। तो आपको पता होगा सेंट्रल एम्पायर थी और एक क्या थे, हमारे अलाइड पावर्स थी। तो सेंट्रल एम्पायर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया थे। और अलाइड पावर्स यानी कि जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, मित्र राज्य बोल रहे हैं, जिसमें हमारा कौन से थे, अभी मैंने आपको बताया, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। बाद में क्या करता है, 1917 में अमेरिका भी ज्वाइन करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब ज्वाइन होता है, तो आप ईयर याद रखेंगे। तो 1917 में यूएस ने क्या किया था, ज्वाइन किया था। और आपको मेन रीज़न भी मैंने बता दिया, मतलब कि किस लिए वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था। द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर द मेन ऑर्गन ऑफ, यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद डैश के मुख्य अंग हैं। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, या फिर यूरोपियन यूनियन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य संस्था, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीज परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। 1945 में जब ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई तब सभी के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत स्थापना की गई। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श, नीति सदन और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्यों का राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। और यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट कब होता है, इंडिया ने कब इसको ज्वाइन करा था और कितनी कंट्रीज़ हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार TT+ में पूछा गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेंगे अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इन 1879 जर्मनी साइन द डुअल अलायंस विथ डैश, यानी 1889 में जर्मनी ने डैश के साथ दोहरे संगठन या गठबंधन का हस्ताक्षर किया था। तो किसके साथ किया था, फ्रांस इटली के साथ, स्पेन माल्टा, फिनलैंड आइलैंड या फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 1789 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दोहरे इस गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। बिस्मार्क ने कहा था कि समझौता रूसी आक्रमण को रोकेगा। उनका मानना था कि रूस दो देशों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेगा। 1882 में भले ही रूस 3 एम्पोर्स लीग में फिर से शामिल हो गया था, जबकि ट्रिपल अलायंस में बिस्मार्क ने इटली को गठबंधन में शामिल करने के लिए अपनी सहमति भी दे दी थी। ट्रिपल अलायंस 1870 से 1890 तक बिस्मार्क के नामांकन युद्धाभ्यास का परिणाम था। तो आप ट्रिपल अलायंस जरूर देख लेंगे किन किन कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। इन वर्ल्ड वॉर 1 द वॉर बिटवीन रशिया एंड जर्मनी वॉज एंडेड, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 प्रथम विश्व युद्ध रूस और जर्मनी के बीच डैश के साथ क्या होता है, समाप्त होता है, यानी किसके साथ समाप्त होता है देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिवस्टॉक यानी ब्रेस्ट लिवस्टॉक के संधि के साथ, ट्रीटी ऑफ सेवर्स यानी सेवर्स की संधि के साथ, ट्रीटी ऑफ ट्रायनन या फिर ट्रीटी ऑफ न्यूली ट्रीटी यानी न्यूली संधि की संधि। तो नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने जर्मनी के बीच युद्ध ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि के साथ समाप्त हो गया था। इस संधि को रूस में सोवियत संघ की संधि के रूप से भी जाना जाता है। 3 मार्च 1918 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के रूस की भागीदारी समाप्त कर दी गई। इस संधि में फिनलैंड, बाल्टिक प्रांतों, पोलैंड के कुछ मठों और जापान सहित विशाल क्षेत्रों के केंद्रीय शक्तियां भी इसमें क्या थी, शामिल थी। और नवंबर 1918 में जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो संधि प्रभावी रूप से समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेट कन्वेंशन इज करेक्ट, यानी दिनांक और सम्मेलन की डेट क्या है, मतलब जो मैचिंग है वो सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 1958 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था। 1972 में ओस्लो डंपिंग कन्वेंशन हुआ था। तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों। तो निम्नलिखित में से सही युग्म इस प्रकार होगा
जैसे 1958 में जेनेवा सम्मेलन हुआ, 1971 में रामसार सम्मेलन हुआ, 1972 में ओस्लो डंपलिंग सम्मेलन हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। हु प्रोपाउंडेड टाइडल हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ इन ईयर 1919, यानी 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? SW वोल्ड्रिज ने, जेम्स जीन्स ने, काउंट दे वेफॉन ने, या फिर TC चैम्बरलिन ने। तो ये क्वेश्चन हमारा किससे हो जाएगा? जो इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय यानी टाइडल परिकल्पना का प्रतिपादन सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया तथा जेफरी नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में सन 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जेम्स ने ज्वारीय परिकल्पना की पुष्टि के लिए कुछ तथ्यों को स्वयं मानकर चले और इस प्रकार इनके कुछ हम देखते हैं जो दिए गए थे इनके जिसे हम हाइपोथेसिस बोल देते हैं। तो सौर मंडल का निर्माण सूर्य एक अन्य तारे के संयोग से करता है। तो प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। ज्वारीय परिकल्पना में जीन्स ने फिलामेंट शब्द का भी क्या किया है? प्रयोग किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट आर द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैरिस्फीयर लेयर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के बैरिस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या हैं? आयरन एंड निकल, यानी लोहा और निकल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक, या फिर मैग्नीशियम एंड टिन। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी के बैरिस्फीयर परत का मुख्य घटक लोहा तथा निकल है। इसकी गहराई 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। इस परत का घनत्व 8 से 11 है। भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी को निम्न 3 मंडल में वर्गीकृत किया जाता है: स्थल मंडल, बायोस्फीयर और बैरिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर प्लेट ऑफ लिथोस्फीयर। तो इसके लिए आपको जो मेजर प्लेट्स हैं उनके बारे में पता है। अगर आपको मेजर प्लेट्स पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो सकता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो 7 मेजर प्लेट्स हैं हमारे पास उन्हें आप याद कर लेंगे, ताकि आपको क्या हो, माइनर प्लेट्स में कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखते हैं ऑप्शंस। अंटार्कटिका प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट, या फिर कैरिबियन प्लेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो मेजर प्लेट के एग्जाम्पल थी। तो देखते हैं। कैरिबियन प्लेट स्थल मंडल की एक लघु प्लेट है, जबकि अंटार्कटिक प्लेट, भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट प्रमुख प्लेटें हैं जिन्हें मैंने क्या बोला था? मेजर प्लेट्स बोला था। प्लेट वितरणीकरण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। तो मैं आपको मेजर प्लेट्स दोबारा से बता देती हूँ, जिन्हें आप क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। तो सबसे पहला प्लेट है हमारा अंटार्कटिक प्लेट, दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो जो भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे क्या है, मेजर प्लेट्स हैं। उसमें से एक जो है वो प्रशांत महासागर है, बस यही एक प्लेट है जो क्या है मेजर प्लेट में आता है, जो कि क्या है ओशनिक प्लेट है। और कुछ इंपॉर्टेंट छोटी प्लेटें बता देते हैं, देख लेते हैं। कोको प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, नेस्का प्लेट, फिलीपीन प्लेट और फ्यूजी प्लेट्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं? माइनर प्लेट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इन विच टाइप ऑफ फोल्ड बोथ द लिम्स ऑफ द फोल्ड बिकम पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, यानी किस प्रकार के फोल्ड में फोल्ड के दोनों अंग समांतर और साथ ही क्षैतिज हो जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिकम्बेंट फोल्ड, मोनोक्लिनिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड, या फिर आइसोक्लिनिकल फोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो परिवलित श्यान वलन यानी रिकम्बलेंट फोल्ड, जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक तीव्र हो जाता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इसका अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, क्षैतिज दिशा में मुड़ जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वोल्केनिक कोन एग्जाम्पल इज करेक्ट, यानी ज्वालामुखी शंकु और उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सिंडर वोल्केनिक कोन, माउंट जोरुलो ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइट वोल्केनिक कोन, माउंट शास्ता ऑफ यूएसए। नेक्स्ट है कंपोजिट वोल्केनो कोन, माउंट इजाल्को ऑफ सैन सैल्वाडोर, यानी कि समग्र ज्वालामुखी शंकु सैन सैल्वाडोर का माउंट इजाल्को। ऑप्शन है हमारे सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर तीनों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सिंडर शंकु प्राय कम ऊंचे होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल, राख एवं विखंडित पदार्थों का सहयोग रहता है, जैसे मैक्सिको का माउंट जोरेलो, सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को आदि। जब ज्वालामुखी शंकु का विस्तार अधिक हो जाता है तो इसमें विस्फोट हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी या नली से छोटी छोटी उप शाखाएं निकल आती हैं, जिसे परपोषित शंकु या परजीवी ज्वालामुखी शंकु भी कहते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट शास्ता समग्र ज्वालामुखी शंकु कंपोजिट शंकु का उदाहरण है। फिलीपींस का माउंट मेयान तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत, न कि सैन सल्वाडोर का माउंट इजाल्को। अतः युग्म फर्स्ट और सेकेंड ही सही है, जबकि थर्ड क्या हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। तो जो आपने हमारा एक अर्थ के जो डिविजन्स होते हैं, इक्वेटोरियल जोन और पोलर जोन्स जो होते हैं, ITCZ, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो देखते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट को, यानी अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी को, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी को, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी को, या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब की पेटी पाई जाती है, जिसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इन अक्षांशों में शांत तथा अनिश्चित पवन के कारण प्राचीन काल में घोड़े से लदे जल यानों के संचालन में कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, इसी कारण इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज प्रीवेलेंट इन द सहारा डेजर्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। पेम्पेरो, मिस्ट्रल, बोरा, या फिर हर्मटन। तो कहाँ पूछ रहा है, सहारा डेजर्ट से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवा को हर्मटन कहते हैं। इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर लघु क्षेत्र में सीमित तथा स्थानीय दशाओं में उद्भूत हवाओं को स्थानीय पवन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, तो फुजीता स्केल इज यूज टू असेस द रिलेटिव सेवरिटी एंड डैमेज ऑफ डैश, यानी फुजीता स्केल का उपयोग डैश की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। लैंडस्लाइड भूस्खलन को, वोल्केनो ज्वालामुखी, अर्थक्वेक भूकंप, टोर्नेडो यानी कि टोर्नेडो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फुजीता स्केल का उपयोग टोर्नेडो की सापेक्ष गंभीरता और क्षति का आकलन करने के लिए किया जाता है। टोर्नेडो छलनी की आकृति वाले प्रखंड स्थानीय तूफान होते हैं, जहां तथा सभी प्रकार के वायुमंडलीय तूफानों में प्रबलतम तथा विध्वंसक होते हैं, जिनसे अपार जन धन की क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इन द ओशन इज प्राइमरली कंसर्न विद डैश, यानी समुद्र में ज्वार भाटा उत्पत्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ सन, यानी सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल से, और सेकेंड है ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ मून।
एंड ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ और नीदर। तो आपको पता होगा कि सन और मून दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स पर ज्वारभाटा इस टाइप वो करता है। तो महासागरीय एवं महासागरीय जल में विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं जिनमें ज्वारभाटा प्रमुख है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर एक्सटेंड बिटवीन 50 to 80 किलोमीटर। तो आपको पता होगा कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। मेसोस्फीयर, मध्यमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल या फिर थर्मोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान पुनः गिरावट होने लग जाता है तथा स्ट्रेटोस्फीयर पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले हल्के उल्कापिंड परत आने पर जल जाते हैं। तो आपको लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर पता होगा, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला क्या होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है हमारा मेसोस्फेयर, देन आता है हमारा थर्मोस्फेयर, उसके बाद हमारा आता है एक्सोस्फेयर। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है इसमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं आपका विंटर सीज़न जो मतलब जो आपके सीजन्स हो गए, रेन हो गए, ये सारे क्या होते हैं ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, हमारी ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है, ठीक है। और मेसोस्फेयर्स में इसमें टेम्परेचर जो है वो गिरना स्टार्ट होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान स्टार्ट होता है उगना, फिर इसमें क्या होता है गिरना, फिर उसमें क्या हो जाता है इनके बाद उठना स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर हम बोलेंगे तो ऑड इवन में चलता है, सबसे पहले टेम्परेचर गिरना, फिर उठना, फिर गिरता है, फिर उठता है। और एक्सोस्फेयर में तो टेम्परेचर इंक्रीज ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पता चल गया। ये क्या होता है 0 से लेके 13, 13 से लेके ये 15, और ये 15 से कहाँ तक होता है 18 तक, और वो 18 से फिर एक्सटेंड होने लग जाते हैं। तो आई होप ये थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको लेयर्स के बारे में पता होगा, ठीक है। तो आज के 20 क्वेश्चंस को हमने क्या करे हैं डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 60 तक आप लोगों के साथ। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी, आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ।